प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसका आज हम हिंदी ए का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वो भी बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम लिखवाने वाले हैं ताकि आप इसको देखते ही आप लिख लो। ठीक है, याद करने की जरूरत ना पड़े, समझ में आ जाए। ठीक है, इस मॉडल पेपर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपका हम पहले इसका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 52 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और आपको बहुत अच्छा से पता होगा बच्चों कि आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर के सभी आंसर को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो आप इसे कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ठीक है, और याद इसे जरूर करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला नंबर पे सवाल है, 31वां नंबर पे क्या है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। कैप्टन जो है ये मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। तो देखिए इसका उत्तर, कैप्टन देशभक्त और शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। तो जो एक कैप्टन था ना बच्चों, ये कैप्टन जो चश्मे वाला था ये देशभक्त था। क्या था? देशभक्त और शहीदों के प्रति बहुत ही आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी का चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। तो नेताजी का चेहरा पर चश्मा नहीं होता था बच्चों, तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता था और वो मूर्ति पर क्या कर देता था, चश्मा लगा देता था। लेकिन पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। ठीक है, मतलब कि जब ग्राहक आता था बच्चों, ये कैप्टन क्या था, चश्मे वाला था, और जब उसके पास कोई ग्राहक आता था और बोलता था कि मुझे ये चश्मा पसंद है जो नेताजी पहने हुए हैं वो पसंद है, तो उसे क्या करता था, वो उतार करके ग्राहक को दे देता था और उस मूर्ति पर फिर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। तो इसीलिए यहाँ पे कैप्टन मूर्ति पर चश्मा जो है बार बार चेंज करता था। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या दिया हुआ है, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखें। ठीक है, तो पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन जो वो गाता था उसकी क्या क्या विशेषता थी। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। ठीक है, बाल गोविंद जो भगत थे ना, प्रभु भक्ति गीत के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी, मतलब उनकी गाना जो होता था ना बहुत ही सच्चा तरीके से होता था, सच्चे टेर में होती थी। ठीक, ऊंचे जब आवाज में उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मतलब कि ये जो बाल गोविंद भगत जो गाना गाते थे ना, ठीक है, भक्ति गीत जो गाते थे, इतना अच्छा गाते थे, इतना अच्छा स्वर में गाते थे, इतना मोहक था उनका आवाज। ठीक है, कि लोग उसके आवाज को सुनने पर मंत्र मुग्ध हो जाते थे, मतलब कि एकदम खो जाते थे। ठीक है, उसके गाने में क्या करते थे, खो जाते थे। आगे क्या है, औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। ठीक है, तो हम लोग को भी पता है बच्चों कि हम लोग को जो गाना अच्छा लगता है तो उसके पीछे पीछे बस दोहराने लगते हैं। ठीक है, अगर कोई रेडियो में बज रहा है, कोई मोबाइल में बज रहा है, बस हम लोग पीछे पीछे दोहराने लगते थे। तो उसी तरीके से बच्चों जब बाल गोविंद भगत गीत गाया करते थे तो औरतें भी उसके पीछे पीछे गीत को क्या करती थी, गुनगुनाने लगती थी। ठीक है, चूंकि उनको बहुत अच्छा लगता था। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पाँव एक विशेष लय में चलने लगते थे। मतलब कि जो काम करने वाले थे किसान वगैरह, वो भी बहुत ही आनंद पूर्वक काम करते थे। ठीक है, उनके गीत को सुन करके उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। ठीक है, तो ये आपका बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की क्या है, विशेषता है। तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। क्या है 33 नंबर, आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। ठीक है, तो आपके विचार से, हमारे विचार से पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, कि फादर जो है भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो देखिए, फादर बोल के अपनी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने धर्म गुरु के पास गए। ठीक है, तो फादर बोल के जो है इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष जो था, फाइनल ईयर, उस समय छोड़ करके सन्यासी बनने के लिए कहाँ पर पास गए, तो धर्म गुरु के पास गए और उनके सामने सन्यास लेने के साथ भारत जाने की इच्छा भी प्रकट की। वो बोले कि हम सन्यास बनेंगे लेकिन भारत भी जाएंगे। ठीक है, तो वो अपने इच्छा को वहां क्या किए, धर्मगुरु के पास प्रकट किए। यद्यपि ठीक है, लेकिन
उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन इस बात का कोई भी उत्तर इसका नहीं दिया कि उनके मन में भारत जाने की इच्छा क्यों उठी। ठीक है, तो फादर बुल के ऐसा कोई भी उत्तर नहीं दिया कि भारत जाने की इच्छा तो हुआ, लेकिन क्यों जाने का इच्छा हुआ यहाँ पे नहीं बताया गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमारे विचार से फादर बुल्के के मन में भारत और हिंदी के बारे में अगाध प्रेम रहा होगा। ठीक है, हम लोग के विचार से फादर बुल्के के मन में क्या होगा, भारत और हिंदी के बारे में अगाध प्रेम रहा होगा। वे भारत में रहकर भारत की संस्कृति, कल्चर और साहित्य का अध्ययन करना चाहते होंगे। वो चाहते होंगे फादर बुल्के कि हम भारत में रहेंगे, वहाँ के कल्चर को सीखेंगे, वहाँ के साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ वो सोचे होंगे। यह बात उनके बाद के व्यवहार और लेखन से सिद्ध भी होकर रही। ठीक है, तो ये बात जो है बच्चों, जो हमने कल्पना किया, वो बात बाद में व्यवहार में, लेखन में सिद्ध भी होकर रह गया। मतलब वो भारत आए और अध्ययन भी के साहित्य का। ठीक है, तो ये आप इसको नोट अच्छे से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है बच्चों? तो शहनाई मंगल ध्वनि का वाद है। ठीक है, शहनाई जो है क्या है, मंगल ध्वनि का वाद है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उसमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। तो भारत में जितना भी शहनाई वादक हुए हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन सबसे जो ऊपर है, टॉप में जो है, ये बिस्मिल्लाह खां का नाम होता है कि वो बहुत ही अच्छे शहनाई वादक हैं। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई हुआ ही नहीं। ठीक है, और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। ठीक है, मतलब कि शहनाई वादक जो सबसे अच्छे, भारत में तो कई शहनाई वादक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन था? बिस्मिल्लाह खां, और उसके अलावा कोई आज तक पैदा लिया ही नहीं। ठीक है, मतलब आज तक उसके अलावा कोई ऐसा सुरीला शहनाई वादक हुआ ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसे शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, शहनाई का मंगल ध्वनि का हीरो कहा जाता है। ये क्या है? हीरो है बिस्मिल्लाह खां, किसका? मंगल ध्वनि का। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है? तो गोपियों ने उद्धव की प्रेम की तुलना किन किन चीजों से की गई है बच्चों? उद्धव उनके प्रेम की तुलना निम्नलिखित चीजों से की गई है। किस किस से किया है गोपियों ने? सबसे पहला कि कमल के पत्तों से किया है। क्या क्या है? कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गोपियां का कहना है बच्चों कि वो कृष्ण के साथ भी रह करके वो प्रेम को नहीं सीखे, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है किससे तुलना किया? कि कमल के पत्तों से। उद्धव का जो तुलना है ना, ये कमल के पत्तों से किया कि ये जल में भी रह करके, कमल का पत्ता क्या होता है? जल में भी रह करके उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ, कोई इफेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा कि क्या है कि किससे और तुलना किया गया है उद्धव को? जल में पड़ी तेल की बूंद से। अगर हम जल में तेल को डाल देंगे तो वो बूंद रहेगा, लेकिन वो कभी घुलेगा मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है, जो जल में घुलती मिलती नहीं, उद्धव भी इनके समान है। वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि उद्धव का जो प्रेम की तुलना जो है ना, ये कमल के पत्तों के साथ किया गया है और जल में पड़ी तेल की बूंद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों में के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान, जो बच्चे की मुस्कान होती है, बच्चे की स्माइल होती है बच्चों, ठीक है, उसका किन किन बिंबों के माध्यम से किया है? ठीक है, तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। सबसे पहला, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जाना जाती है। ठीक है, ये चीज हुआ है। ठीक है, ये भी आपका लिखा गया है। यहाँ पे कहना है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सैडनेस व्यक्ति है, ठीक है, कितनों उदास है, लेकिन अगर बच्चे की मुस्कान को देखता है ना, तो उसमें सारा जो दर्द भरा, दुख भरा कहानी है उसके अंदर, वो सारा खत्म हो जाता है और उसमें बच्चे के साथ खेलने की इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी क्या आ जाती है? जान आ जाती है। दूसरा क्या है? यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल फूल खिल उठे हों। ठीक है, तो ऐसा लगता है बच्चों, बच्चे की मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे, मतलब कि तालाब में ना खिल करके कहाँ पे उठा है कमल फूल, ये झोपड़ी में खिल उठा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, ऐसा लगता है, यूं लगता है मानो चट्टाने पिघलकर जलधारा बन गई हो।
मतलब कि हम लोग बच्चे की मुस्कान को देखते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा एकदम लगता है कि चट्टाने पिघल कर क्या हो गई हो, जलधारा बन गई। कवि ये सारी चीज़ों को बताया है। आगे देखिए, अगला क्या है पॉइंट, यूँ लगता है मानो बबुल से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। तो ये 4 पॉइंट है बच्चों, तो चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, जितने नंबर का आएगा, मान लो कि 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट को लिख लेना, 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट को लिख लेना, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, चलो, तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। विगत समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। विगत की दुखद को काल्पनिकता से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा उसकी स्वीकारती श्रेयकर है। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वरण का संदेश देती है। देखिए बच्चों, ये छाया मत छूना का जो कविता है, इसमें क्या संदेश मिलता है कि पुरानी बातों को मत याद करो। ठीक है, जीवन में है ना, दुख सुख आते जाते रहते हैं, तो पुरानी दुखों को, पुरानी सुखों को याद मत करो, वर्तमान में जियो और भविष्य के बारे में सोचो। पुरानी बात मतलब कि यहाँ पे भूतकाल को हटाया गया है। ठीक है, भूतकाल मतलब जो बीत गया उसको छोड़ो। ठीक है, उसके चक्कर में हम अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है। इसलिए बोला जाता है बच्चों कि जो पास्ट में जो चीज़ हुआ है उसको भूल जाओ, क्योंकि पास्ट को सोच करके हम लोग अपने वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया है कि यह कविता क्या संदेश देता है कि अतीत की यादों को भूल करके, मतलब कि पुरानी बातों को भूल करके वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वरण का संदेश देती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लेना कि छाया मत छूना कविता क्या संदेश देना चाहता है। ये संदेश देना चाहता है कि अपने अतीत को यादों को भूल करके, मतलब कि अपने पुरानी बातों को भूल जाना है और क्या करना है, वर्तमान का सामना करना है। ठीक है, और भविष्य का सोचना है। ठीक है, लेकिन पास्ट को भूल जाना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका आंसर। संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्ति की छवि बनने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो संगतकार के माध्यम से कवि ये चीज बताता है, व्यक्तियों की ओर संकेत करता है। ठीक है, कि जो मुख्य व्यक्ति जो है बच्चों, ठीक है, जो मुख्य व्यक्ति है, समझ लो कि नायक है, वो छवि बनने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं, स्वयं पीछे रहते हैं, पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। मतलब कि बच्चों, जो नायक है, जो हीरो है, ठीक है, उसके जो आगे पीछे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं हीरो बनाने के लिए। ठीक है, इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई नेता है, ठीक है, मान लो कोई नेता है, उसके आगे पीछे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे क्यों, उसे आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो यही चीज़ आपका क्या है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है, तो वो नायक की ओर संकेत किया है। ठीक है, आगे देखो क्या है, पर वह अपने मुख्य गायक नेता को, ठीक है, ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उनके आदर्श व्यक्ति है उसकी छवि को निखारते हैं और मुसीबत में साथ देते हैं और ढांढस बांधते हैं कि हाँ तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस ये हम तुम्हारे साथ जो कहने वाले लोग हैं ना, यही आपका संगतकार के माध्यम से कवि को उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है। किस व्यक्तियों की ओर, जो ढांढस बांधते हैं, जो मुसीबत में साथ देते हैं और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप नोट कर लेंगे। आगे देखिए, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले के क्या चरित्र था बच्चों, रेखा चित्र, इसके बारे में बताना है आपको। तो पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। ठीक है, तो जो पान वाले की दुकान था ना, चौराहे पर ही थी। ठीक है, नेताजी की मूर्ति के सामने। पान वाले का रंग काला था। वो कैसा आदमी था, वो काला आदमी था, ब्लैक मैन था। ठीक है, वह शरीर से मोटा ताजा था। ठीक है, शरीर से मोटा था। उसकी आंखें हंसती हुई थी, मतलब कि उसकी जो आंख थी ना, एकदम हंसती हुई लग रही थी। ठीक है, उसकी तोंद निकली हुई थी, मतलब मोटा ताजा था तो तोंद निकला हुआ था, पेट निकला हुआ था। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। मतलब कि आप लोग देखे होंगे मोटे आदमी को जब हंसते हैं तो उसका तोंद आगे पीछे हिलते रहता है ना। ठीक है, वह स्वभाव से खुश मिजाज था, मतलब कि उसका जो स्वभाव था ना
वो बहुत ही खुशमिजाज था, मतलब कि गुस्सा वाला नहीं था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे, मतलब कि उसके दांत जो है लाल काले हो गया था। किसका? पान वाले का, है ना। बार बार वो पान को खाता था। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी, मतलब कि वो किसी से, कोई भी व्यक्ति से अगर बात करता था तो सबसे पहले जो मुंह में पान खाता था उसको थूकता था, उसके बाद बात करता था। और ये हमेशा आदत बन चुकी थी, मतलब कि कुछ भी पूछो, आप लोग देखे होंगे गुटखा खाने वाले लोग को, ठीक है, या फिर पान खाने वाले लोग को, अगर आप बात करोगे तो पहले 2 मिनट चुप रहेंगे, उसके बाद पहले थूक लेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। पान वाले के पास हर किसी की जानकारी रहती थी, ठीक है, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज में दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। क्योंकि उनकी दुकान हमेशा खुला रहता था तो उसको हर चीज़ की जानकारी मिलते रहता था, और जानकारी मिलते रहता था, वो क्या करता था, कोई भी उसको पूछता था तो उसको क्या करता था, सब चीज़ को बहुत ही रसीले अंदाज में बताता था, ठीक है। आप लोग भी है बच्चों, ठीक है, आप लोग भी कोई भी पूछना है, ठीक है, कुछ भी, तो कभी भी गुमटी वाले से, ठीक है, पान वाले दुकान से, ये सारे दुकान से, छोटे छोटे दुकान है उससे पूछना। जैसे कि आपको कोई रास्ते के पूछना है, कोई राहगीर से मत पूछना, ठीक है, कोई भी राहगीर से नहीं पूछना, चूंकि वो आप आपको गलत एड्रेस भी बता करके आपको गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, फ़ायदा अपना उठा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या करना है, कभी भी किसी से पूछना है तो दुकान वाले से आपको एड्रेस पूछना है। दुकान वाले जो छोटा मोटा दुकान है ना, बड़े बड़े दुकान से भी आप पूछ सकते हो, लेकिन जो वहाँ पे बैठा हुआ है उससे पूछना है। राहगीर लोग से थोड़ा सा कम ही पूछना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता चला गलत एड्रेस बता करके आपके पीछे चला गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चरित्र आप समझ गए कि पान वाले का चरित्र क्या था, ठीक है, वो मोटा ताजा था, खुशमिजाज था, ठीक है, और उसके पास हर तरह की जानकारी थी। चलिए अगला सवाल। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय दिव्य की चमक क्यों कहा है बच्चों? तो देखिए इसका उत्तर, लेखक ने फादर कमिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी, ठीक है। फादर के मन में क्या थी? एकदम प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे, मतलब कि वो बच्चों बहुत ही तरल हृदय के थे, ठीक है, सरल हृदय के थे, और वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि वो देते ही देते थे। मतलब कि वो हर किसी को क्या करते थे? साथ देते थे, ठीक है। वो किसी से कुछ लेने देने का लेना नहीं चाहते थे, ठीक है। वो हर दुख में साथी होते थे, और सुख में बड़े बुजुर्गों के भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला। तो लेखक का जो पुत्र था, जो फादर कामिल बुल्के थे, ठीक है, वो उसके पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला था। उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरे के सेह से पिघला रहता था। मतलब कि उनका जो हृदय था ना, बहुत ही नरम तरीके से था। मतलब कि जो फादर कामिल बुल्के का जो हृदय था, ठीक है, जो हार्ट था, वो बहुत ही नरम दिल का था। मतलब कि वो तुरंत पिघल जाते थे, ठीक है। उसका तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। इसीलिए लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। लेखिका मुन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है? ठीक है, तो मुन्नू भंडारी पर उनके पिता और हिंदी प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। तो मुन्नी भंडारों पर जो है बच्चों, उनके पिता से और हिंदी प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल थी उसका प्रभाव पड़ा है। क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिताजी का प्रभाव। मुन्नू भंडारी पर पिताजी का क्या प्रभाव पड़ा? पिताजी की तरह वे देशभक्त और आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी देने वाले देशभक्त थी। मतलब कि पिताजी की ही तरह वो क्या थी? देशभक्त थी, ठीक है। आज़ादी आंदोलन में भागीदारी देने वाले भी देशभक्त थे। पिता की तरह ही वो क्या थी? सक्की स्वभाव की थी। किस स्वभाव का? तो सक्की स्वभाव का। और तमाम गुण मुन्नू में सम्मिलित थे, समाहित थे। मतलब कि जो पिता का जो गुण थे वो सारे गुण किस में आ गए थे? मुन्नू भंडारी में थे, ठीक है। चलिए शीला अग्रवाल पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? मुन्नू भंडारी का जो है शीला अग्रवाल से क्या प्रभाव पड़ा? तो शीला अग्रवाल ने उसे साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। मतलब शीला अग्रवाल जो है ना, मुन्नू भंडारी को साहित्य क्षेत्र में क्या किया? आगे बढ़ाने का काम किया। मुन्नू को चुनिंदा उच्च साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने में के लिए प्रेरित किया। साथ ही
घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो जो शीला अग्रवाल उसकी हिंदी की प्रधानाध्यापिका थी जो बच्चों, ठीक है, वो मुन्नू भंडारी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, किसमें, साहित्य क्षेत्र में किया, और वो घर के चार दीवारी से बाहर निकालकर आंदोलन के लिए प्रेरित किया, अर्थात राजनीति में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा मिली। किससे? शीला अग्रवाल से, मुन्नू भंडारी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। क्या है? कवि नागार्जुन के बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य किन किन बिंबों को माध्यम से व्यक्त किया गया है? ठीक है, तो ये भी सवाल बच्चों आप लोगों को हम ऊपर करवा चुके हैं। ठीक है, इसको 2 बार क्वेश्चन में आप लोगों का दिया गया था मॉडल पेपर में, तो आपको ऊपर हम इसका आंसर करवा चुके हैं। अगला देखते हैं हम लोग। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो देखिए, कवि जो है बादल की फुहार जो है बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। इसलिए कहता है कि निराला जो है ना, निराला कवि, ये क्या है? क्रांतिकारी कवि थे। किस तरीके से? क्रांतिकारी। ठीक है, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता के चेतना जागृत करने के लिए, जोश और जगाने के लिए कवि बादल से फुहार और रिमझिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी कवि थे वो। ठीक है, वो चाहते थे कि गरजने से जनता, जितने भी पब्लिक है, उसके चेतना में जागृत हो, उसमें जोश उत्पन्न हो। ठीक है, इसलिए वो बोले कि इस बरस मत, गरजो तुम। ठीक है, गरजना शब्द क्रांति और बदलाव का विरोध को दर्शाता है। ठीक है, तो अभी आप इसे नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, है ना? तो हम लोग का विचार से पूछ रहा बच्चों कि माँ ऐसा क्यों बोली होगी कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना है। ठीक है, देखिए, माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। ठीक है, हर माँ चाहती है कि उसकी जो लड़की है उसका अच्छा चरित्र हो, भोली हो, कोमल हो, है ना? वह दुनियादारी जैसे स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू ना बने, है ना? हर माँ चाहती है, परंतु साथ ही साथ वह शोषण से भी बचाना चाहती है। परंतु लड़कियों के साथ जो शोषण होता है बच्चों, उससे भी वो बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा ना उठाएं। ठीक है, अगर कोई बच्ची, कोई भी लड़की भोली भाली सी है, कोमल सी है, स्वभाव सरल वाली है, ठीक है, तो उस पर क्या है कि सभी लोग उस पर अधिकार जमाएंगे और उसका गलत फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनकी माँ जो है ऐसा चाहती है कि ससुराल वाले उस पर सरलता का गलत फायदा ना उठाए, उस पर अत्याचार ना करे। इसलिए वो कहती है कि उसकी लड़की तो बने किंतु लड़की जैसा दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो इससे भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो लेखिका ने रात में जब सिक्किम के गंतोक नगर को देखा, जब लेखिका जो है रात में सिक्किम के गंतोक शहर को देखा तो वो ठगी सी रह गई। ठीक है, एकदम अचंभित हो गई। ठीक है, सारा शहर सितारों से भरी में रोशनी से जगमगा रहा था। वह अद्भुत दृश्य लेखिका की सुध बुध भुला रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी संवेदनाएं ठहर सी गई है। ठीक है, संवेदना का मतलब यहाँ पे डर, खुशी, ठीक है, प्रेम, ये सारे आपका संवेदना है। तो ऐसा लग रहा था कि ये लेखिका को एकदम उसमें ठहर सी गई है, रुक सी गई है। ठीक है, उसे अपने भीतर और बाहर एक शून्यता का अनुभव हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से सम्मोहित हो रहा है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? तो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित अर्थ तथा पूरा आशय प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। मतलब कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह मेरे प्यारे बच्चों, जो कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य। अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे कि बच्चों, वह खाना खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह खाना खाता है, उसमें एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है आपको। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए हम लोग एक करके देख लेते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए, ठीक है, जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए, अथवा जिस वाक्य में एक ही
समापिका क्रिया हो, ठीक है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, ठीक है, वह खेल रही है। तो इस तरीके का जो वाक्य है बच्चों, इसमें क्या लग रहा है, सरल वाक्य है, ठीक है, चूंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, ठीक है। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या है। तो संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य जिस किसी योजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब कि एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक से अगर जुड़ा हुआ है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। जैसे आप चाय पिएंगे या शीतल पे, ठीक है, आप चाय पिएंगे या शीतल पे, आप ठंडा पियोगे या कॉफी पियोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए या कोई योजक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा बच्चों, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। देखो दूसरा और भी क्या है, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपका किंतु लग गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, योजक द्वारा जुड़ गया, तो यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है। मतलब कि उसमें एक उपवाक्य जो है ये प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उन पे आश्रित होते हैं। जैसे उसे मिश्र वाक्य, जैसे मालिक ने कहा, तो ये आपका प्रधान वाक्य हो गया, कि कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए आश्रित वाक्य कौन हो गया, कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि, क्या कहा, तो कल छुट्टी रहेगी। तो एक प्रधान वाक्य होता है ना, और एक आपका शेष उपवाक्य हो गया। तो ये दोनों को मिला करके जो वाक्य बनता है बच्चों, उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। तो देखिए इसको, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, ठीक है, अगर लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, विद्युत की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको सही करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में महाप्रबंधक, ठीक है, या अभियंता। विद्युत संस्थान, आप रांची से हो रांची लिख देंगे, गिरिडीह से हो गिरिडीह लिख देंगे, आपका जो भी जगह है, ठीक है। कहाँ कहाँ से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, ठीक है, किस किस ज़िले से हो। दिनांक आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 6/3 तय, 6/3/24, कुछ भी, ठीक है। बिजली आपूर्ति में बाधा, विषय क्या लिखोगे कि बिजली आपूर्ति में बाधा है ना, बाधा हो रही है आपूर्ति में। महाशय निवेदन यह है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है। दिन हो या रात हम बिजली के होने के भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। धन्यवाद। भाव दिए, जो आपका नाम होगा, अजित राणा, आपका रमेश राणा, रामलाल, श्यामलाल, जो भी होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, बिजली विभाग को आपको पत्र जो है वो कैसे लिखना है, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। कलम बनाने वाली कंपनियों की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। मतलब कि कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से, जैसे कि मान लो जी कि आप कलम बनाने वाली कंपनी हो, ठीक है, तो आपको कलम बेचना है, आपको पेन बेचना है, तो आप किस तरीके का आपको एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जैसे सीमेंट का, रॉड का, ठीक है, सर्फ का, ठीक है, सफाई किया जाए, इक्वा वाटर का, ठीक है, कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। देखिए मैं यहाँ पे एक पोस्टर बनाया हूँ बहुत ही अच्छा से, आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका जो पेन का नाम होगा वो लिख लेंगे हम, जैसे कि हम सफल बॉल पेन लिख दिए, ठीक है, सफल बॉल पेन, हैंड राइटिंग बने चकाचक, सफल पेन लिखता है धकाधक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। सफल बॉल पेन, हैंड राइटिंग बने चकाचक, सफल पेन लिखता है धकाधक, ठीक है। विशेषता क्या क्या है आप वहां पे नीचे लिख देंगे, एक पेन का चित्र बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पेन का चित्र बना देंगे। विशेषताएं क्या लिखेंगे, लंबी चलने वाली इंक, लंबी चलने वाली इंक, साफ और सुंदर लिखाई, ठीक है, लाल, नीले और काले रंगों में आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध, स्पेशल ऑफर, 5 पेन पर 1 पेंसिल फ्री। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी को लालच देंगे, ले लो भाई पेन ले लो,
ठीक है, पेन ले लो और लिखो परीक्षा में और पास कर जाओगे। जो ये पॉइंट लोगे तो परीक्षा में टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो आप लोग अभी बोल रहे हैं कि पेन लेना होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, आप लोग को ऐसा पेन देंगे ना कि बस आप लोग टॉप कर जाओगे, टेंशन नहीं लेना। ₹5 में। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, आप कुछ भी अगर यहाँ पे शायरी लिखना चाहते हैं, सफल पेन लाना है, एग्जाम में धमाल मचाना है। ठीक है, संपर्क करना है बच्चों तो हर नज़दीकी स्टेशनरी पे उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए दिस दैट नंबर पे कॉल करें, 980000 जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट पेपर बना सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा से लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से, है ना, ले लीजिए पेन। ठीक है, हैंड राइटिंग बने चकाचक, सफल पेन लिखता है धकाधक, जो भी आपका पेन का नाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे से भी आपको पेन लेना होगा तो ले लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ऐसा पेन देंगे ना कि आप लोग एग्जाम में टॉप करने वाले हो इस पर। चलिए, बहुत अच्छा है, तैयारी अच्छे से करो, टॉप जरूर करोगे। क्या है अगला सवाल जो है 50 नंबर, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। ठीक है, तो काया पलट होने का क्या मतलब बच्चों, नई दिल्ली में, तो देखिए ब्रिटेन, इंग्लैंड की महारानी जो है ना एलिजाबेथ, ये भारत आ रही थी। ठीक है, किसके लिए, दौरा के लिए आ रही थी। ठीक है, दौरा करने के लिए भारत आ रही थी। ठीक है, इसीलिए दिल्ली में काया पलट होने लगा, मतलब कि वहाँ सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे, मतलब साफ सफाई होने लगा। ठीक है, देखिए क्या है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ कि आने के संकेत पाते ही नई दिल्ली की काया पलट होने लगा, और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, तो देखिए, सड़कों को फिर से बनाया गया होगा, उन्हें चौड़ा किया गया होगा। ठीक है, सड़कों के किनारे वृक्ष, हरे भरे वृक्ष लगाए गए होंगे, पार्कों में फूलदार पौधे लगाए होंगे, और सड़कों तथा सरकारी भवनों पर रोशनी का इंतजाम किया गया होगा। ठीक है, प्रवेश द्वार का प्रयोग किया गया होगा। तो इस तरीके से आप 2 3 4 पॉइंट को और भी जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। तो जितेंद्र नागरे के जो गाइड था बच्चों, उसकी भूमिका के बारे में बताना है। तो जितेंद्र नागरे सिक्किम यात्रा के समय, ठीक है, जब सिक्किम यात्रा लेखिका कर रही थी तो उस समय लेखिका का क्या था, गाइड था। ठीक है, वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था। तो जितेंद्र नागरे जो था ना, ये सिक्किम से बहुत ही परिचित था, भली भांति परिचित था, क्योंकि वहाँ पे पहले वो जा चुका था। अतः जैसे कि आप लोग भी अगर कहीं चल जाते हो तो आप लोग हीरो नहीं बनते हो, अरे यहाँ तुम देखे थे ये चीज़ हुआ है, वो चीज़ है, अरे इसके आगे तुमको तालाब मिलेगा, अरे इसके बाद तुमको एक भालू मिलेगा, इसके बाद तुमको बंदर मिलेगा। तो आप लोग जाते हो तो आप लोग खुद से हीरो बनने लगते हो। तो इसी तरीके से जितेंद्र नागरे भी सिक्किम यात्रा पहले कर चुके थे। ठीक है, तो लेखिका का गाइड था दूसरे बार जाने में। ठीक है, तो वह उस वहाँ भली भांति परिचित था और पूरे रास्ते में सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। बिल्कुल ठीक है, कि जब लेखिका यात्रा कर रही थी सिक्किम की, तो वहाँ पे पूरा सटीक जानकारी कौन दे रहा था, ये जितेंद्र नागरे। वह नेपाल की निवासी था। वह क्या था, नेपाल का निवासी। वह कुछ ही पूर्व नेपाल से आया था और नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। उनको नेपाल और सिक्किम की पूरा जानकारी था जितेंद्र नागरे का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक कुशल गाइड। ठीक है, एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। तो एक अच्छा अगर गाइड रहे बच्चों तो उसमें क्या क्या गुण हो सकता है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं और स्थानों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी तरीके से कुछ हो तो वो उसको आपको उसका सॉल्यूशन कर सके। दूसरा, वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है, वहाँ की इतिहास और भूगोल के से पूर्णतः भिन्न हो। ठीक है, अगला क्या है, गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए, मतलब कि गाइड का जो आवाज़ है बच्चों एकदम पावरफुल होना चाहिए, वह लच्छेदार से बातें करना जानता हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर गाइड रहा और उसको वाणी अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर प्रभावशाली नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो वो कितनों भूख जाएगा लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए गाइड को क्या होना चाहिए, प्रभावशाली वाणी होना चाहिए। ठीक है, और वो भ्रमण स्थल जो है वहाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इतिहास भूगोल से वो क्या हो, भुज्ञ हो, मतलब कि जानकार हो। ठीक है, उससे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं के स्थानों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक कुशल। अब देखिए लास्ट जो है आपका सवाल बच्चों क्या है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 1.5 शब्द में
क्या लिखे, निबंध लिखिए। चलिए, तो हमारा प्यारा झारखंड, हमारा राज्य झारखंड, चलिए इसको देखिए, इसका क्या लेख लिखना है। सबसे पहले परिचय देंगे हम लोग। हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। तो ये भी तो आपको पता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। बिहार के दक्षिणी भाग में अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड का अर्थ होता है झार झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहां झार झंखार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, तो ये आप इसका परिचय हो गया। परिचय इतना लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सीमा, सीमा यहाँ लिखेंगे हम लोग सीमा, कि वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है। आपको पता है बच्चों, झारखंड के उत्तर में ऊपरी भाग में क्या है, बिहार है। इसके दक्षिण में उड़ीसा है। इसके दक्षिण में क्या है, नीचे में उड़ीसा है। ठीक है, और क्या है इसके बाद, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और पूरब में क्या है बच्चों, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये झारखंड का चारों साइड का हम एरिया बता दिए, इसका सीमा को बता दिए। इस राज्य की लंबाई पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर 380 है। मतलब ऐसे ऐसे जो है बच्चों वो आपका 380 है। ठीक है, और इस तरीके से जो है बच्चों, ठीक है, वो आपका 463 है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद भी कर लेना। ठीक है, सीमा लिखने के लिए। आगे देखिए, निवासी। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, ये आपको पता है। रांची का एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य की रांची जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर है। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जाति रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी, हो, बंगला एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ के निवासी के बारे में भी आपको बता देना है। अब यह देखिए, साधन में आप लोग क्या लिखेंगे। झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। बिल्कुल, यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेतों की लायक जमीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड, अबरक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के क्या है, प्रमुख खनिज है। मतलब पूरे भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो आपका झारखंड में है। फिर भी ये झारखंड इस तरीके ऐसा हाल है, ठीक है, कि यहाँ से सारे चीज़ क्या हो रहे हैं, जब से ट्रेन आया है तो यहाँ सारे खनिज वनिज कहाँ जा रहे हैं, बाहर राज्यों में चले जा रहे हैं और हमारा झारखंड राज्य को खोखला कर दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर भी यहाँ अच्छा से एक जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कितना लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को सुधार होना चाहिए। नहीं, यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत ही धर्मशाला भी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ का साधन हो गया। तो ये सारे पॉइंट को आप बच्चों एक एक करके जब लिखोगे तो आपका फुल मार्क्स यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए एक और जो पूछा है, परिश्रम का महत्व। ठीक है, इसको हम नहीं लिखवाए हैं, इसको हम आपको व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल मैं एक बनाया हूँ, वहाँ पे आपको हम भेज देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ वाला जितना भी हम बताएं 31 से लेकर 52 तक का क्वेश्चन बच्चों आप लोग इसे नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और सभी बच्चों को, सभी बंदों को शेयर ज़रूर कर देना, फ़ोन कर करके करना। ठीक है, लेकिन शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आप लोग को इतने मेहनत के साथ बच्चों देख सकते हैं आप, अगर टाइम आपको दिख रहा होगा तो अभी आपका 12:30 है ना, 12:30 बज रहा है। सोचो, रात का 12:30 बज रहा है और अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करने में आप लोग मदद करें हमारी। ठीक है, और नोट कर ले होंगे। और आपको इसी तरीके का सभी मॉडल पेपर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, सभी सब्जेक्ट का आपका सॉल्यूशन चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट मिलते रहे, पल पल के अपडेट मिलते रहे। ठीक है, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।